नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। वक्त हो चला है हमारी खास पेशकश 5 शहर 5 खबर का। इसी बीच पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वाराणसी से। आपको बता दें, वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वे कराने की इजाजत दे दी है। आपको बता दें, विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे कराने की अनुमति दे दी गई है। पक्ष ने सर्वे का विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनकर सर्वे की अनुमति दे दी है। वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। दरअसल 14 जुलाई को वाराणसी के चर्चित श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले में मस्जिद का सर्वे कराने की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई थी। तब जिला जज ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया था। 6 मई 2023 को चारों वादी महिलाओं की तरफ से हिंदू पक्ष ने एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें मांग की गई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर की एएसआई से जांच कराई जाए। इसी याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इजाजत दे दी है। वाराणसी मामले में इजाजत मिल गई है। इसी बीच लखनऊ से आशीष वर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी खबर पर उनसे जानकारी लेंगे। जी हां आशीष, आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो ऐतिहासिक फैसला आया, इसके बाद से क्या कुछ कानूनी घटनाक्रम आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? देखिए, ये एक ऐतिहासिक फैसला कहा जा सकता है जिस तरीके से हिंदू पक्ष में ये फैसला आया है, क्योंकि अगर देखा जाए ज्ञानवापी जो मामला है ये काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था। दोनों पक्षों की अगर देखा जाए, दोनों पक्षों की जब दलील सुनने के बाद कोर्ट ने ये फैसला जो है 21 जुलाई को सुरक्षित रख लिया था। यानी कि 21 जुलाई को, इससे पहले जब कोर्ट ने करीब 14 जुलाई को दोनों की बहस हुई थी और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद ये कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। 21 जुलाई को भी ये फैसला सुरक्षित रहा। उसके बाद आज जिस तरीके से ये कोर्ट का फैसला आता है और कोर्ट के फैसले में एएसआई की एक कमेटी बनेगी, यानी कि एएसआई की कमेटी बन करके मंदिर के जो विवादित हिस्सा है उसको छोड़ करके पूरे मस्जिद परिसर में जा करके कमेटी पूरी जांच करेगी, जांच रिपोर्ट बनाएगी और जांच रिपोर्ट बनाने के साथ साथ करीब 4 अगस्त को वो अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करेगी। रिपोर्ट किस तरीके की होती है, क्या होता है उस रिपोर्ट में, ये देखना होगा। क्योंकि देखिए, दोनों पक्षों की अगर दलीलें सुनी जाए कि जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि वहाँ पर वजू खाना है, साथ ही साथ वो मस्जिद का परिसर है, और हिंदू पक्ष अपनी बात कह रहा था। तो ऐसे में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अब जिस तरीके से कोर्ट ने एएसआई की टीम गठित की बात कही है और ये टीम जाकर के पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे करेगी, जांच करेगी, जांच रिपोर्ट सबमिट करेगी 4 अगस्त को, वो रिपोर्ट देखने वाली होगी। जी आशीष, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि लगातार जो साक्ष्य मिल रहे थे वो तो हिंदू पक्ष को ही लेकर मिल रहे थे, लेकिन इसी बीच जब तमाम एएसआई सर्वे करवाया जाएगा उसके बाद से अगर हिंदू पक्ष में चीजें आती हैं तो फिर क्या यह भी देखने को मिलेगा कि जो वजू खाना है उसको लेकर भी एक तरीके से सर्वेक्षण किया जाएगा एएसआई के द्वारा? जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अभी कोर्ट का ये फैसला है कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि जो विवादित हिस्सा है, यानी कि जिस पे पहले से विवाद चला आ रहा है, उस हिस्से को छोड़ करके बाकी हिस्से की एएसआई की जो टीम होगी वो वहां पर जाएगी और पूरी जांच करेगी। जांच रिपोर्ट 4 अगस्त तक की कोर्ट में उसको सबमिट करनी है। देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी दलील पेश कर रहे थे। हिंदू पक्ष अपनी दलील पेश कर रहा था और मुस्लिम पक्ष अपनी दलील पेश कर रहा था। ऐसे में कोर्ट ने पहले ही यह फैसला जो है सुरक्षित रख लिया था, यानी कि 21 जुलाई को ही कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और आज इसको फैसला सुनाया जाता है। जब आज ये फैसला सुनाया जाता है तो ये हिंदू पक्ष में फैसला आता है और हिंदू पक्ष लगातार इसकी मांग कर रहा था कि इसकी एक पूरी तरीके से जांच कराई जाए।
अब जब जांच होगी तो जांच में ये पता चलेगा कि कौन सा हिस्सा मंदिर में है और कौन सा हिस्सा मस्जिद में, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी दलील पेश कर रहे थे। फिलहाल अब देखना यही होगा कि कोर्ट जब जो टीम है वो टीम अपनी जब रिपोर्ट सबमिट करेगी उस रिपोर्ट में क्या कुछ रहता है ये देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, तमाम तरीके की जानकारियों के लिए। आपको बता दें, अब इसी बीच रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। मणिपुर हिंसा को लेकर शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिला। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया, जिस कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मणिपुर हिंसा पर संसद में हो रहे हंगामे को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। रक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ दल चर्चा नहीं होने देना चाहते हैं। विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि मणिपुर मुद्दे पर चर्चा। मणिपुर हिंसा को लेकर काफी हंगामा देखा गया, जिसको लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें, विपक्ष ने संसद में जमकर हंगामा किया। अब इसी बीच हमारे संवाददाता नितिन चौधरी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, आपसे जानना चाहूंगा कि मणिपुर को लेकर जो ये तमाम हंगामा किया गया विपक्ष की ओर से, ये किस हद तक जायज था और जिसके बाद से पूरी की पूरी कार्यवाही ही स्थगित कर दी गई? देखिए, बिल्कुल मणिपुर हिंसा को लेकर आज संसद में दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिला। इसी बीच आज लोकसभा और राज्यसभा के जो विपक्षी दल ने फिर हंगामा किया था। इसके चलते लोकसभा की जो कार्रवाई है सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले हंगामा चलते लोकसभा की जो कार्रवाई 12 बजे तक के लिए बंद की गई है। बता दें, वहाँ राज्यसभा की जो कार्रवाई थी वो 2:30 बजे तक के लिए स्थगित की गई है, क्योंकि कल संसद में हंगामा की वजह से मणिपुर हिंसा और केंद्र के अध्यादेश पर चर्चा हो पाई। आज जब संसद में कार्रवाई शुरू हुई तो फिर तेज हंगामा देखने को मिला। कहा कि जिस तरीके से मणिपुर में इतना बड़ा मामला हुआ तो उसको देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार क्यों चुप हैं, लेकिन उसके बाद भी जो विपक्ष था वो जम के हंगामा कर रहा था। लेकिन बात की जाए, जब मणिपुर में जब देखा गया था तो इसको देखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा कि हंगामा को लेकर कुछ दल चर्चा नहीं होने देना चाहते थे, विपक्ष चर्चाओं में भाग रहा था। लेकिन हम चाहते हैं कि मणिपुर का जो मुद्दा है उस पर चर्चाएं हों और इसी तरीके से उसको देखा जाए। लेकिन संसद में जब हंगामा को लेकर लोकसभा जो स्पीकर है ओम बिरला ने कहा कि नारेबाजी की समस्या हल नहीं होगी, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसून सत्र से पहले भी कल भी जो है मीडिया से बातचीत की थी और कहा था कि उन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जो दोषी हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मणिपुर जो हिंसा के मामला सामने आया था तो उस पर तमाम विपक्ष दल के जो नेता थे आखिरकार उन्होंने जो है संसद के अंदर जो है हंगामा करा, लेकिन सोमवार तक के लिए दोनों राज्यसभा और लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन नितिन, यहां पर आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही मतलब सत्र का करीब एक तरीके से देखा जाए तो पहला ही दिन था जहां पर इतना बड़ा हंगामा देखने को मिला। कई महत्वपूर्ण बिल भी पेश किए जाने थे, तो विपक्ष का ये बर्ताव किस हद तक जायज है कि कार्यवाही ही स्थगित कर दी गई पूरी की पूरी? देखिए, बिल्कुल जब लोकसभा और राज्यसभा के अंदर आज जो है पहला दिन था संसद के अंदर मानसून सत्र को लेकर, इसमें काफी वीआईपी जो बिल थे वो भी पेश होने थे। लेकिन उसके बाद जब मणिपुर की हिंसा को देखा गया, विपक्ष ने पहले इस चीज को मामले को जो है गर्म कर दिया गया था। कल भी विपक्ष जो है हंगामा कर रहा था, जंतर मंतर पे अलग तरीके से प्रदर्शन हो रहे थे कि मणिपुर की हिंसा को देखते हुए प्रधानमंत्री और मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जो विपक्ष दल के जो नेता हैं उन्होंने हंगामा किया, रोडों पे उतरे और मणिपुर की हिंसा को देकर जो दर्दनाक हादसा हुआ है वो तो उसको साफ तौर पे कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से हंगामा देखने को कर रहा था। लेकिन संसद के अंदर रक्षा मंत्री ने भी पहले इस बात को कहा कि हम जो है मणिपुर के मामले पर भी जो है चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जब सदन शुरू हुआ तो सदन शुरू होने से पहले जो है विपक्ष ने इस चीज को हंगामा स्टार्ट कर दिया कि मणिपुर में इतनी बड़ी हिंसा हुई है, हिंसा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार क्यों चुप हैं। तो लेकिन विपक्ष जो है अपने हंगामे को देखते हुए स्थगित दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी जब आज जितने महत्वपूर्ण बिल पेश होने थे, क्योंकि पहला ही दिन था आज संसद के अंदर और संसद के अंदर महत्वपूर्ण बिल पेश नहीं किए गए, तो उसको देखा जाता है कि संसद जो है दोबारा सोमवार से जो है दोबारा स्टार्ट की जाएगी कि आखिरकार मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हुई है। उस घटना के साफ तौर पर विपक्ष का कहना है कि पहले उस बात को जो है जवाब दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस्तीफा तक की मांग वहां पर संसद के अंदर करने लगेगी। लेकिन नितिन, यहां पर एक सवाल ये भी उठता है कि लगातार विपक्ष
केंद्र सरकार पर हमलावर था। लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि पीएम मोदी जब तमाम देशों के दौरे कर सकते हैं तो उन्हें देश की ही दिक्कत क्यों नजर नहीं आती। अब केंद्र सरकार का इस पूरे मामले पर क्या कुछ टेक है, क्या कुछ कहा गया है केंद्र सरकार की ओर से, जरा बताइए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से संसद में हंगामा जो है मणिपुर मामले को लेकर रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मीडिया कर्मियों से बात की थी। सभी मीडिया कर्मियों को गाइड वगैरह अपना जो है बातचीत की। उनमें साफ तौर पर कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तुरंत इस साथ के साथ एक्शन जो है वह मणिपुर के मुख्यमंत्री से जो है गृह मंत्री अमित शाह की भी बात हुई, उन्होंने एक्शन की बात कही। लेकिन उसके बाद ही विपक्ष का कहना है कि जब 77 दिन तक एक्शन नहीं होने का कारण राज्य सरकार जो है फजीजत हो रही है, क्योंकि कांग्रेस सभी विपक्षी दलों ने सांसद सरकार पर हमला बोला। लेकिन उससे बात की जाए, कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है और तमाम जो विपक्षी दल है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बाहर विदेश के दौरे पे रहते हैं, लेकिन आखिरकार देश के अंदर इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, आखिरकार उस पर क्यों चुप है, उस पर क्यों नजर नहीं गई। क्योंकि जब 77 दिन से ज्यादा भी जो है इस मामले को हो जाता, जब इस मामले पर चल रही कार्रवाई पे और साथ ही मणिपुर में जो हिंसा हुई थी, जब वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी तो काफी तेजी से, तो उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चीज को एक्शन पे जो है एक्शन लेने की बात की। मणिपुर के मुख्यमंत्री से इस मामले पर लेकर चर्चा की और कहा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी इस पे एक्शन लिया जाएगा और जो दोषी हैं उन पर सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही मणिपुर में जो है बड़ा मामला हुआ है तो उसमें जो है साफ तौर पर मुख्यमंत्री और तमाम जो वहाँ के जो तमाम लोग हैं उन लोगों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। और संसद के अंदर जो हंगामा हो रहा था उसमें भी साफ तौर पर ओम बिरला ने कहा कि हंगामे से कोई फायदा नहीं है, जो विपक्ष उस मामले को लेकर जो है यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। और विपक्ष का जो हंगामा देखा तो उसको लेते हुए लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया। जी धन्यवाद नितिन तमाम जानकारियों के लिए। अब इसी बीच रुक करते अगली खबर का। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हो रही है। रायपुर में SC/ST युवाओं के नग्न प्रदर्शन पर विपक्ष ने जमकर हंगामा मचाया। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने CAG की 3 अलग अलग रिपोर्ट सदन में पटल पर रखी। आखिरी दिन विपक्ष ने सरकार पर 109 बिंदुओं का आरोप लगाया। इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान रेडी टू ईट फूड, आदिवासियों के रीति रिवाजों के संरक्षण, गौठान का मामला उठा। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने गौठान से संबंधित गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक अधूरे गौठानों की स्थिति को छुपाने की कोशिश की जा रही है, जिसके जवाब में मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि जानकारी बिल्कुल सही दी गई है, कोई भी गड़बड़ी नहीं है। इसी बीच चित्रा पटेल हमारे साथ रायपुर से जुड़ी हुई हैं। आपसे ये जानकारी जानना चाहूंगा कि सदन में ये जो बवाल देखने को मिला, क्या कुछ था ये बवाल, क्या कुछ प्रक्रिया देखी गई सदन में? देखिए, विधानसभा सत्र, मानसून सत्र का आज जो है चौथा दिन है और लास्ट दिन है। आज काफी हंगामेदार रहा। आज विपक्ष जो है अविश्वास पत्र प्रस्तुति किया है। 109 बिंदु पे जो है अविश्वास पत्र पेश किया गया, पटल पर रखा गया, जिसके बाद जो है इस पर चर्चा हुई। पहली चर्चा में जो है हंगामेदार रहा। विपक्ष ने इसके बृजमोहन अग्रवाल ने जो है ST/SC प्रदर्शन को लेकर उठाया, सरकार को घेरा, जिस पर जो है सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और जिसके चलते जो है मुद्दा विहीन हो चुकी है, कुछ भी बयानबाजी करते हैं। विपक्ष जो है कई मुद्दों को लेकर जो है सरकार को घेरा, जिसमें स्वास्थ्य को लेकर 2.5 साल को लेकर और जो है कई ऐसे बिंदु हैं, गोठान है, गोबर है, अनियमितता को लेकर जो है राज्य सरकार को घेरा, जिसमें जो है विपक्ष कहती है कि सदन में जो है सत्ता पक्ष विहीन हो चुका है और इसके पास कोई मुद्दे नहीं है। वही जो है सत्ता पक्ष बोल रही है कि हम विपक्ष के जो आरोप है वो 100 बिंदुवार सुनेंगे, जवाब भी देंगे। लेकिन सत्ता पक्ष से कहना है, मोहम्मद अकबर का कहना है कि कांग्रेस को भारी जनता का भारी समर्थन मिल रहा है और भाजपा सिमट गई है 13 में जो 15 में थी। वही जो है कांग्रेस 69 में थी जो 71 में पहुंच गई है। तो सीधा सीधा यह कहा जा सकता है कि सदन जो है 3-4 दिन का था। पहला
पहला दिन तो परंपरा अनुसार जो है स्थगित किया गया। दूसरे दिन जो है दूसरे दिन से ही ST/SC का नग्न प्रदर्शन को लेकर जो है रोज ये मुद्दे को विपक्ष बार बार उठा रही है और कह रही है कि कहीं ना कहीं जो है इसमें सरकार की नाकामी है, जो इस तरह से प्रदर्शन जो है हुआ छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। जी चित्रा, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो 109 बिंदुओं को लेकर जो आरोप लगाया गया, इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें रही? देखिए 109 बिंदु का जो है विपक्ष ने रखा है, उसमें जो है सबसे पहले तो उन्होंने ये रखा है कि गौठान में जो है अनियमितता के आरोप लगाए हैं। वहीं जो है गोबर खरीदी को लेकर पूछा गया कि कितने की खरीदी की गई और कितना हुआ है, जिस पर सत्ता पक्ष का जवाब से जो है विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। उसके बाद जो है शिक्षा विभाग का जो है वो उसमें विज्ञापन के मामला को लेकर उठाया, विज्ञापन का कि कितने विज्ञापन जारी की गई, कितनी हुई है, जर्जर भवनों को लेकर उठाया गया, स्वास्थ्य विभाग को लेकर जो है उठाया गया मुद्दा, जर्जर भूमि का उठाया गया। इसके सहित जो है कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सरकार को जो है घेरने के लिए विपक्ष पूरी तैयारी के साथ पहुंची हुई थी। चारों दिन देखें तो जबरदस्त मुद्दा उठाकर जो है राज्य सरकार को घेरने की पूरी कोशिश रही। बीजेपी जो है पूरी तैयारी के साथ आई हुई थी और वही जो है गोठान को लेकर जो है गोठान में कितने गोठान है और कहाँ कहाँ गोबर की खरीदी की गई, उस पर जो है सत्ता पक्ष का जवाब से जो है विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। गौठान और गोबर को लेकर भी एक स्कैम की बात की गई, तो क्या कुछ ये पूरा मुद्दा था, इस पर भी जरा प्रकाश डालिए। देखिए राज्य सरकार भूपेश सरकार के आने के बाद छत्तीसगढ़ में नरवा गरवा घुराबाड़ी के तहत नया योजना लागू की गई, जिसमें गोबर खरीदी की जा रही है छत्तीसगढ़ में, प्रदेश भर में, और जिसमें स्व सहायता समूह द्वारा गोबर खरीदी की जा रही है। 10 रुपये किलो में गोबर खरीद रही है सरकार, बेच रही है, और 2 रुपये किलो में जो है गोबर खरीदी करती है, मतलब क्रय विक्रय का काम गोबर से किया जा रहा है। वही जो है जनता जो है 2 रुपये किलो में गोबर बेच रही है, लेकिन सरकार उसको 10 रुपये किलो में वो बेच रही है। तो इसमें सरकार को जो है कितना फायदा हुआ उसको लेकर डिटेल से विपक्ष जानकारी जाना चाहा, जिसमें जो है पक्ष ने अपने जानकारी दिया, लेकिन उसे विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। वही जर्जर भवनों को लेकर जो है सवाल उठाए गए, शराबबंदी को लेकर सवाल उठाए गए, रेत में जो मामला जो है उठाया गया, अवैध खनन को मामला को जो है उठाया गया। वही 2.5 साल का मुद्दा भी उठाएगा, जिसको जो है स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव का साहब कहना है कि उप मुख्यमंत्री को कोई पावर नहीं होता है, उप मुख्यमंत्री का पहली बार छत्तीसगढ़ में उनको पद मिला है। इस पर जो है विपक्ष ने भी कहा है कि झुनझुना पकड़ा दिए गए हैं स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव को, उनको उप मुख्यमंत्री बनाकर। धन्यवाद चित्रा तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर। अब इसी बीच रुक करते अगली खबर का। ग्वालियर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जन आक्रोश रैली को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत स्थानीय भाषा में की। उन्होंने कहा भारतीय राजनीति की लड़ाई सत्य की लड़ाई है। इस दौरान उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, घोटालों और पटवारी भर्ती में कथित धांधली का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जिस उद्योगपति को सारी संपत्ति सौंप दी है वो एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कमा रहा है, वहीं हमारा किसान एक दिन में 27 रुपए भी नहीं कमा पा रहा। इस दौरान प्रियंका गांधी ने सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान पर भी जमकर हमला बोला। ग्वालियर दौरे पर रही प्रियंका गांधी ने जन आक्रोश रैली को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने पीएम मोदी और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोला। साथ ही शिवराज सिंह चौहान पर भी प्रियंका गांधी जमकर बरसी। अब इसी बीच हमारे संवाददाता प्रशांत श्रीवास्तव ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी खबर पर उनसे तमाम जानकारी लेंगे। तो आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां इस वक्त पीक पर देखी जा रही हैं, तो क्या कांग्रेस अपनी खोई हुई साख को वापस पाने की एक तरीके से कोशिश कर रही है? जी बिल्कुल, अब चुनावी जो सरगर्मियां बहुत तेज हो चुकी हैं और मध्य प्रदेश में चुनाव का पूरा माहौल बन चुका है। इसी बीच में बड़े नेताओं की सभाएं हो रही हैं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह की, साथ ही प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की सभाएं। तभी ग्वालियर में आज प्रियंका गांधी जी पहुंची हुई थी। वो जमकर बीजेपी के नेताओं पर बरसी और उन्होंने कहा कि ये जन आक्रोश रैली जो है वो जनता के मुद्दों पर रैली है। महंगाई को लेकर उन्होंने बोला, बेरोजगारी को लेकर उन्होंने बात की
ये तमाम सारे मुद्दे थे जिनको लेकर उन्होंने बात कही कि बुराई करने के लिए तो हमको भी 10 मिनट हम बुराई कर सकते हैं किसी भी पार्टी की, लेकिन आज मैं अगर आई हूँ तो सिर्फ जनता के मुद्दों की बात करने आई हूँ, महंगाई पे बात करने आई हूँ, साथ ही जो बेरोजगार लोग हैं उन पे बात करने आई हूँ। तो जो हमारे पुराने साथी थे और उनपे उनने सिंधिया जी पे भी काफी उनने बात की, कहा कि पुराने साथी भी हमारे उनकी बहुत जल्दी ही भावनाएं बदल गई, बहुत जल्दी इनकी पार्टी की विचारधाराएं बदल गई, तो बहुत सारी चीजें बदलती रही। ये सारी बातें उन्होंने आज की। जी साथ ही प्रशांत, आपसे ये जानना चाहूंगा कि ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ राजनीतिक समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? क्या कांग्रेस के लिए थोड़े बहुत चांस बनते हुए नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश में? जी बिल्कुल, अभी देखा जाए ग्राउंड रिपोर्ट पर जो बात हो रही है तो जनता का रुझान तो कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर है। महंगाई है, साथ में जो उनके काम नहीं हो रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी का मामला काफी है, अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, वो बात नहीं सुन रहे हैं, नेताओं के भी जो जन नेता हैं उनके भी काम नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे हैं जो कांग्रेस की तरफ थोड़ा सा रुझान बनता आ रहा है। लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी हैं भाजपा की, जैसे अभी लाडली बहन योजना जो चालू की है शिवराज सरकार ने, ये कहीं ना कहीं उनको फायदेमंद लग रही है, जिस पर इनका फोकस है और इसी पे वो काम आगे कर रहे हैं। धन्यवाद प्रशांत तमाम जानकारियों के लिए। अब इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। शुक्रवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हरिद्वार के जलभराव को लेकर चल रहे राहत कार्यों की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जहां जिले के अधिकारियों के साथ बसपा और कांग्रेस के विधायक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आधाग्रस्त इलाकों में अगले 3 महीने बिजली के बिल को माफ करने और बैंकों के ऋण की वसूली को स्थगित करने की घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में सहकारी बैंकों के ऋण की वसूली अगले 3 महीनों के लिए स्थगित की जाएगी। साथ ही राष्ट्रीय बैंकों से राज्य सरकार की ओर से अनुरोध किया जाएगा। अब इसी बीच हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हरिद्वार से, उनसे तमाम जानकारी लेंगे इस खबर पर कि फिलहाल विकास मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि उत्तराखंड में फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं, बाढ़ के बाद किस तरीके से त्रासदी उत्तराखंड फिलहाल झेल रहा है? देखिए, पिछले दिनों जिस तरह से लगातार उत्तराखंड पूरे क्षेत्र में ही यहाँ पर लगातार बारिश रही और जिस कारण जहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ भूस्खलन की जहाँ सूचनाएं मिली, वहीं अगर हम हरिद्वार की बात करें, हरिद्वार में कई स्थान ऐसे थे जहाँ पर बाढ़ की चपेट में यहाँ पर आए हैं, जिसमें से लक्सर और खानपुर विशेष तौर पर हरिद्वार का रहा, जहाँ मुख्यमंत्री ने खुद जाकर हेलीकॉप्टर से और फिर बोट से लोग यहाँ पर जायजा लिया और लोगों से यहाँ पर बातचीत भी की थी। वहीं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे थे, जहां उन्होंने जो सरकार की तरफ से यहां पर राहत कार्य चलाए जा रहे थे उनकी समीक्षा यहां पर की है। और समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है कि जो किसानों के जो भी उस बाढ़ क्षेत्र में आए हैं उनकी सबके बिजली के बिल हैं 3 माह के, वो यहाँ पर माफ किए जाएंगे। और साथ ही जो जिस तरह सहकारिता बैंक से जो लोन है वो 3 महीने के लिए स्थगित किए जाएंगे। साथ ही साथ जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उनसे भी अपील की जाएगी कि वो भी अपने जो लोन हैं जो उन्होंने इस क्षेत्र के लोगों को दिए हैं बाढ़ वाले क्षेत्रों में, तो उनको भी 3 महीने का यहाँ पर समय दिया जाए। तमाम इस तरह की जो घोषणाएं हैं मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पे की गई। और साथ ही एक बड़ी विशेष तौर पर यहाँ पर बात रही कि उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से लगातार नदियों का इन दिनों जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जाता है, जिस कारण इस तरह की स्थितियां यहाँ पर निचले जो क्षेत्र है वहां पर पैदा होती हैं बाढ़ की स्थितियां, उसके स्थायी निवारण के लिए भी अब कार्य योजना तैयार होगी। जो पानी गंगा या गंगा की सहायक नदियां हैं उनमें अगर पानी आता है तो उसका डाइवर्जन किस तरह से किया जाए, मैनेज किस तरह से किया जाए, इस पर जमीनी तौर पर और ठोस एक कदम यहाँ पर कार्य योजना यहाँ पर तैयार की जाएगी। जी विकास, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि लोगों के लिए किस तरीके से एक राहत की खबर है कि जो राहत सरकार की ओर से लोगों को पहुंचाई गई है?
देखिए, जिस तरह से लगातार, क्योंकि दूसरे ही दिन बाढ़ के दूसरे ही दिन मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे और जायजा लिया था, और उसके बाद जिला प्रशासन को उनकी हर सुविधा के लिए यहाँ पर अपने आदेश दिए थे, जिसके बाद लगातार जो जिला प्रशासन है उसके बाद यहाँ पर लगातार उस क्षेत्र में विशेष तौर पर सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पे किया गया था, और सभी जो मुहैया सेवाएं हैं वो यहाँ पर की जा रही थी। जहाँ खाने के पैकेट उनको दिए जा रहे थे, वहीं पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था भी यहाँ पर लगातार की जा रही थी, क्योंकि बारिश ने 2-3 दिन यहाँ पर कहीं ना जो राहत दी है, जिसके बाद पानी जल का जो स्तर है वो नीचे आया है। हालांकि अभी खेतों में जिस तरह से बताया जा रहा है कि खेतों में अभी पानी यहाँ पर इस क्षेत्र में खड़ा है, लेकिन जिस तरह से किसानों की जो खेती यहाँ पर नुकसान हुआ है उसके लिए भी सरकार चिंताजनक है। और यहाँ पर जिस तरह से बिजली और माफ करने की और जो जिस तरह से उनके कर्ज को 3 महीने के लिए टालने की बात यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कही है, तो कहीं ना कहीं एक पहल है। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि अभी ये पहल यहाँ पर नहीं रुकेगी, और किसानों को और भी इस क्षेत्र के कोई भी दिक्कतें होती हैं तो वो यहाँ सरकार उनके साथ खड़ी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो इस क्षेत्र के जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जहाँ जहाँ बाढ़ की क्षेत्र की आई है, उनका आकलन किया जाएगा और उसको उस क्षेत्र को यहाँ पर आपदा ग्रस्त घोषित किया जाएगा, जिसके बाद सरकार और भी सुविधाएं इस क्षेत्र को दे सकेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विकास तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश 5 शहर 5 खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। धन्यवाद।